जेल से ही आजम खान जो है वो एक अपनी गोटी को फिट करने का प्रयास करते नजर आए। तो आजम खान के रसूख के आगे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भागते हुए नजर आ रहे हैं, या समझ लीजिए कि अखिलेश यादव मजबूर हैं। कहते ना जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कभी। आप कोई भी तीसरा कैंडिडेट बाहर से लाके रामपुर में डालते हैं तो उसका सपा के अंदर ही बहुत विरोध होगा। विपक्ष की जहाँ सोच खत्म होती है, बीजेपी की सोच वहाँ से शुरू होती है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और नामांकन की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी हो चुकी है। कल पहला जो फेज था उसको लेकर सभी उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े चेहरे को हराने का दावा करते हैं। वही जो है वो रामपुर में फंसे हुए दिखाई देते हैं। उनके जो नेता हैं वो जेल में हैं और जेल से वो बड़ा खेल कर रहे हैं। वहीं अगर पीलीभीत की बात की जाए तो वरुण गांधी जैसे बड़े चेहरे को बीजेपी ने जिस तरीके से उन्होंने पार्टी से साइडलाइन होते हुए बयानबाजी दी थी, उसके बाद उन्हें साइड कर दिया और उन्हें वहां से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया। ऐसे में न्यूज़ रूम में लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पीलीभीत और रामपुर में जो ये राजनीति चल रही है इसका लोकसभा चुनाव में क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले हेमंत सर आपसे पूछूंगी कि ये रामपुर में जो है जिस तरीके से असीम रजा हैं उन्होंने भर दिया नामांकन और उन्होंने भी भर दिया है मौलाना जो हैं नदवी, तो क्या कहेंगे? क्योंकि अखिलेश यादव जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने की बात करते हैं वहीं उनकी पार्टी टूटती हुई दिखती है, क्योंकि पार्टी के अंदर ही जो कहते हैं कि हर नेता बगावत करता हुआ दिख रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि इलेक्शन नज़दीक है और फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन एकदम सर पर है। नामांकन की जो प्रक्रिया थी वो कल ख़त्म हुई, लेकिन उस बीच हमने रामपुर में एक अलग तरीके का नज़ारा देखा, जहाँ पर रामपुर में कैंडिडेट को लेकर एक दिन पहले जो जिला इकाई है वहाँ की रामपुर की, वो खुलकर सामने आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम चुनावी मैदान में कैंडिडेट उतारेंगे नहीं। असीम रजा जो कि पहले उपचुनाव में चुनावी मैदान में उतरे थे वो खुलकर सामने आए। वहाँ के जिला अध्यक्ष जो हैं अजय सागर, उन्होंने खुलकर ये जिक्र किया, यानी कि कुल मिलाकर जेल से ही आजम खान जो है वो एक अपनी गोटी को फिट करने का प्रयास करते नजर आए। और यही वजह है कि कल परसों से लेकर अभी तक ये स्थिति बन गई है कि एक तरफ इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो अब ये स्थिति आ गई कि समाजवादी पार्टी में भी फूट वैली स्थिति बनी हुई है। न केवल रामपुर में ये तस्वीरें निकल कर सामने आई, मुरादाबाद में भी कन्फ्यूज़न बड़ा बना हुआ है। रुचिवीरा एस.टी. हसन को लेकर कि क्या उनको जो सिटिंग एमपी हैं एस.टी. हसन, उनको चुनावी मैदान में उतारा जाना चाहिए था या नहीं। वो खुद नामांकन भरने के लिए पहुंच जाते हैं, मालाएं पहनकर नामांकन पर्चा दाखिल हो जाता है जोश खरोश के साथ, लेकिन मालूम चलता है कि वहां से तो किसी और कैंडिडेट को उतारा जाना है, यानी कि टिकट अखिलेश यादव ने क्लियर भी कर दिया, उन्होंने बोला कि रुचि यहाँ से कैंडिडेट होंगे। और मुरादाबाद में अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स काफ़ी हैं। ऐसे में जो एस.टी. हसन है उन्हें जिस तरीके से साइड किया जा रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जहाँ आप इतनी 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहीं जो महत्वपूर्ण सीटें हैं वहां पर आप जातीय समीकरण को नहीं देख पा रहे हैं या साध नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 2024 का जो दंगल है, 2024 का जो चुनाव है वो कई मायनों में इस बार अलग है 2019 के लिहाज से। अगर हम देखें, हिंदुत्व के कार्ड पर चुनावी मैदान में फतेह हासिल करने का प्रयास जो है वो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, खासकर वो पार्टियां जो एमवाई समीकरण को सेट करने में लगी रहती थी, यानी कि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें। लेकिन यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो चयन अब किया जा रहा है या फिर एंड टाइम पर जो बदला जा रहा है वो कहीं ना कहीं एमवाई के समीकरण से हटकर हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश है। चाहे वो रामपुर की मैं बात कर लूँ या फिर अगर हम बात मुरादाबाद की करें, रुचिवीरा को उतारा गया, जैसे कि आपने भी खुद कहा कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, उसके बावजूद भी ये अलग तरीके का दाव क्यों खेला जा रहा है। उसके अलावा जैसे कि पीलीभीत का जिक्र आपने भी किया, पीलीभीत में वरुण गांधी जो चुनावी मैदान में उतरने को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों के बीच में। आज उन्होंने एक चिट्ठी भी सार्वजनिक कर दी और उन्होंने ये जिक्र किया कि मैं भले ही चुनावी मैदान में नहीं उतर रहा हूँ, टिकट उनको भले ना मिला हो, लेकिन वो लोगों की सेवा करने के लिए, पीलीभीत की आवाम की सेवा करने के लिए हमेशा से तत्पर रहेंगे, हमेशा से मौजूद रहेंगे। यानी कि यहाँ पर भी वो एक सिंपैथी वाला जो कार्ड है वरुण गांधी की ओर से खेलने का प्रयास किया गया। इस पूरे चिट्ठी में बीजेपी के किसी कैंडिडेट यानी कि जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में जिताने का जिक्र उन्होंने नहीं किया बीजेपी कैंडिडेट को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं बताता जरूर है कि वरुण गांधी में एक टीस तो है, एक खीस तो है इस बात को लेकर। लेकिन ये परिणाम भी निकलकर इस वजह से सामने आया क्योंकि पिछले कई समय से हम देखते आ रहे थे वरुण गांधी सरकार के खिलाफ और कई योजनाओं को लेकर खुलकर बोलते हैं, और उसका ही परिणाम निकला कि उनकी मां मेनका गांधी को तो टिकट दे दिया गया, लेकिन उनको जो है वो टिकट नहीं दिया गया और उनको मौका नहीं दिया गया। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं राजनीति में यही है कि पार्टी की साइडलाइंस अगर होकर आप जाएंगे, बयानबाजी करेंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं आपको सबक सिखाएगी। वहीं जिस तरीके से देखिए पीलीभीत में अब तो वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि लास्ट डे था कल, और अब वरुण गांधी के लिए आपको क्या लगता है? क्योंकि राहुल गांधी ने भी जिस तरीके से बोला कि जिन्होंने आरएसएस की विचारधारा को अपनाया, गांधी बेसिकली खुद बोल चुके हैं कि उनको चुनावी मैदान में उतरना
करना नहीं है, वो जो है वो इलेक्शन में नहीं आना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने कल खुद ही वो देखिए सर, सेवा की बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन हर किसी को कहते हैं ना कि राजनीति में एक पद चाहिए होता है। तो ऐसे में वरुण गांधी भी कहीं ना कहीं वो रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव उन्हें नहीं लेना चाहते हैं। राहुल गांधी ने बोला कि आरएसएस की विचारधारा को उन्होंने अपना लिया, मैं एक भाई होने के नाते उन्हें गले लगाऊंगा, लेकिन उन्होंने जिस विचारधारा को अपनाया है, मैं तो आरएसएस के दफ्तर में भी नहीं जा सकता हूँ, गला कटवा सकता हूँ। तो ऐसे में क्या लगता है कि वरुण गांधी के लिए अब राजनीतिक क्या रास्ता बचा है? रंजन चौधरी हों या फिर समाजवादी पार्टी के जो चुनावी मैदान में उतरे हुए जो कैंडिडेट हैं पीलीभीत के गंगवार, उन्होंने खुलकर बोला कि अगर वो चुनावी मैदान में हमारी सीट से समाजवादी पार्टी से लड़ना चाहते हैं तो मैं सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं। यानी कि उन पर डोरे डालने का प्रयास तो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, लेकिन उन्होंने अपना एक स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया। और दूसरी तरफ बीजेपी, जो दरअसल जानी जाती है कि जो एक बार मंथन कर लिया, एक बार विचार कर लिया, उस पर वो दृढ़ निश्चय के साथ बनी रहती है। और यही वजह है कि वरुण गांधी को लेकर जो कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी, वरुण गांधी बार बार जो बैकफुट पर लाने का प्रयास सरकार, वर्तमान की सरकार को लेकर कर रहे थे, कई ऐसे बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे जिसमें देखा जा रहा था कि क्या वाकई वरुण गांधी साथ में रहेंगे या फिर छोड़ देंगे। ये एक स्थिति बन गई थी। कई मुद्दों को लेकर खुलकर विरोध उन्होंने किया, तो ये एक स्थिति जरूर बनी। लेकिन इस वक्त जो कंडीशन है, अगर हम देखें चुनाव, फर्स्ट फेज का जो चुनाव है वो एकदम नजदीक है, लेकिन इस बीच राजनीतिक पार्टियों में, खासकर जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में, बिहार में आज भी कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। एक एक अलग अलग पार्टियों से कई कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारने का दम। पप्पू यादव की अगर बात करें तो बिहार में वो कह रहे हैं कि भाई हम भी चुनाव लड़ेंगे, पुणे से हम नहीं छोड़ सकता मैं। तो ये एक स्थिति बन गई है कि एक तरफ आप सभी को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप ही के जो कैंडिडेट्स हैं वो आप ही के कैंडिडेट्स के सामने खड़े हो गए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अखिलेश यादव की बात की जाए, तो जिस तरीके से आजम खान जेल के अंदर से बड़ा खेल कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि जनता के बीच जाकर भी और अपने लोगों से बात करते हुए भी अखिलेश यादव अपने लोगों में वो विश्वास नहीं दे पा रहे हैं जो वो आजम खान जेल के अंदर रहकर दे रहे हैं। तो ऐसे में सौरभ सर क्या कहेंगे? आजम खान जेल के अंदर से बड़ा खेल कर रहे हैं, अखिलेश यादव बाहर रहकर भी, जो उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उनका खेल फीका दिखता है। देखिए, आजम खान की अगर बात करें तो जेल से उन्होंने पत्र जारी किया, उसके बाद उसकी जिला इकाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया गया कि रामपुर से सपा कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि सपा का कोई भी कैंडिडेट इस बार मैदान में नहीं होगा। लेकिन किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि यहाँ से 2 प्रत्याशी 3 प्रत्याशी नामांकन करेंगे। तो आजम खान के रसूख के आगे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भागते हुए नजर आ रहे हैं, या समझ लीजिए कि अखिलेश यादव मजबूर हैं। अभी कुछ दिन पहले आजम खान से जेल में मुलाकात की थी अखिलेश यादव ने, उन्होंने साफ कहा था कि आजम खान से बात हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, किसी तरीके का कोई भी मतभेद नहीं है। लेकिन आजम खान का जेल से चिट्ठी जारी करना, उसके बाद जिला इकाई का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये बोलना कि रामपुर से कोई प्रत्याशी नहीं उतरेगा, उसके बाद फिर रिजवी का नामांकन दाखिल करना, उसके बाद फिर आजम खान के करीबी असीम रजा का पर्चा दाखिल करना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में कई तरीके के खेल को दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आजम खान और अखिलेश यादव के बीच कुछ तो अनबन चल रही है। बिल्कुल, तो देखिए अब इस अनबन का फ़ायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होगा, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि हम लोकसभा की जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें हम रोकेंगे। वहीं खुद ही जातीय समीकरण को साध नहीं पा रहे हैं। वैसे आप मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स हैं वहाँ पर आप एक हिंदू जो कैंडिडेट हैं उसे खड़ा करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है कि पछुआ हवा जब चलती है ना तो पुराने दर्द जो होते हैं वो और ज़्यादा दर्द, पुरानी चोट जो होती है वो और दर्द देने लग जाती है। तो अखिलेश यादव के साथ अभी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि अभी राज्यसभा में पार्टी के अंदर जिस तरीके की बगावत हुई थी, उनके प्रत्याशी, उनके जो विधायक थे, उन्होंने बीजेपी के लिए क्रॉस वोटिंग करी। अखिलेश यादव उस दर्द से उभरे भी नहीं थे कि अब इस तरीके की अंदरूनी कला अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए एक तरीके से प्लस पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि अखिलेश यादव के पार्टी के अंदर रार चल रही है। और दूसरी तरफ सपा ने कांग्रेस को जो सीटें दी हैं, 17 सीटें जो उन्होंने दी हैं, उस पर कांग्रेस का कहीं ना कहीं वर्चस्व किसी भी तरीके से दिखाई नहीं देता है। पिछले चुनाव की अगर देखेंगे, आप बात देखेंगे, परिणाम देखेंगे, तो उसमें पिछले चुनाव में आपको नजर आएगा कि उन सीटों पर कांग्रेस कहीं तीसरे नंबर पर रही है, कहीं चौथे नंबर पर रही है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए ही इस तरीके की जितने भी सपा के अंदर दरार चल रही है, या कांग्रेस में भी आप देख लीजिए कि कांग्रेस खुल के कहीं ना कहीं सपा का समर्थन करती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है बीजेपी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित होने वाली है। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ रूम में और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे।
वरुण गांधी, पीलीभीत से उनका टिकट कट गया, उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। लेकिन जहां राहुल गांधी कहते हैं कि हम वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं लेकिन पार्टी में नहीं ले सकते, तो मतलब कांग्रेस पार्टी से और उनका दरवाज़ा कांग्रेस पार्टी में उनके लिए बंद है। लेकिन वहीं प्रियंका गांधी जो हैं, राहुल गांधी की भी बहन है और वरुण गांधी की भी बहन है, जिन्हें कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वरुण गांधी को काफ़ी ज़्यादा मानती हैं और काफ़ी खास हैं, वो मिलते जुलते रहते हैं दोनों भाई बहन। तो क्या लगता है कि प्रियंका गांधी कुछ कर सकती हैं, मना सकती हैं राहुल गांधी को कि वरुण गांधी को पार्टी में लिया जाए? देखिए मैम, तो सबसे पहली बात हमें समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक जाना पड़ेगा, यानी कि पीछे जाना पड़ेगा। हम दो चीज़ें इस पर फैक्ट चेक करते हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि आरएसएस का विचारधारा, आरएसएस का जो विचारधारा है वो कांग्रेस से नहीं मिलता। क्या कि कांग्रेस का जो विचारधारा है वो गांधीवाद विचारधारा है। हालांकि राहुल गांधी ने ये चीज़ बोला, तो दूसरी तरफ ये अधीर रंजन चौधरी उन्होंने भी उन्हें तो ऑफर दिया बुलाने के लिए, दिया ना। अगर राहुल गांधी ने बोला कि हम अपने पार्टी में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी सवाल ये उठता है कि फिर अधीर रंजन चौधरी ने ऑफर क्यों दिया। हालांकि बीजेपी के खिलाफ लगातार वरुण गांधी जो है पिछले कई दिनों से, चाहे कई मामलों में उन्होंने सवाल खड़ा किया, लेटर भी जारी किया उन्होंने, और लेटर में उन्होंने बोला पीलीभीत वासियों का सम्मान करते और उनके उसमें खड़े रहेंगे हमेशा हमेशा। आपने बोला प्रियंका गांधी क्या कुछ कमाल कर सकती है, लेकिन प्रियंका गांधी के कमाल करने से पहले ही उनके पास ऑफर आ गया अधीर रंजन चौधरी वाला। हालांकि राजनीति में जो होता है भाईचारा होता है, मनभेद होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होते। हाँ, अगर मनभेद होते तो बीजेपी के जो परिवार वाले सांबल वाले का राजनीति करते उसमें जा सकते थे, नहीं जा सकते। कई ने लोग आए जहाँ पे बीजेपी के एक प्रहार भी किया, लेकिन आए ना। तो ये चुनाव ना दिलचस्प होने वाला है और वार पलटवार भी होने वाला है। लोग बदलतेंगे, ये भी करेंगे, वगैरह करेंगे, बहुत सारे। हालांकि वरुण गांधी भले ही गांधी परिवार है, गांधी लगाते, गांधी सरनेम लगाते हैं, लेकिन पार्टी जो होता है ना मैडम, किसी एक से नहीं होता, किसी एक नहीं, सबके अलग अलग राय होते हैं, अलग अलग मत होते हैं। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तब हम इस चीज़ को, अगर राय और मतभेद अलग होता तो वरुण गांधी उसमें नहीं जाते, न उस पर की बात करते वरुण गांधी को लेकर। हालांकि वरुण गांधी को लेकर उन्होंने एक बार सवाल किया, बीजेपी वालों को आपको पता है धर्म के नाम की राजनीति को वोट बैंक के निशाने बिछाते रहते हैं। वरुण गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे उठाए और एक के बाद एक पार्टी के खिलाफ पार्टी के साइडलाइन हो गए, पार्टी के बिल्कुल खिलाफ गए वो। लेकिन जो पार्टी का काम होता है ना मैडम, उसमें सीधा सीधा बोलता है कि आप पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकते। अब पार्टी के खिलाफ वो लगातार बोल रहे थे, खिलाफ इंदर से सवाल, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, तो इससे बीजेपी कहीं ना कहीं नाराज चल रही थी। और बीजेपी का सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्सी है ना, सबसे बड़ी जो मेन पॉइंट है उसका, जो देखा जाए तो वो होता है सोशल मीडिया हैंडलर। चाहे आप कोई भी प्रत्याशी, एक छोटा छोटा नेता भी होता है, उसके भी पूरी की पूरी नज़र रखती है, जो कि 2014 से लगातार ये कमाल करे, जो अन्य पार्टी ने नहीं कर पाया, जो कि अन्य पार्टियों को भी करना चाहिए ये सारी चीज़ें। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का वादा करती है, वहीं कहती है कि हम तो 400 पार करेंगे, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर बीजेपी को हराना है। तो ऐसे में कुछ लोगों देखिए, बीजेपी जहां 400 पार का वादा कर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 80 सीटों पर बीजेपी को आने नहीं देंगे। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ आस्था हैं, जो हमारी रिपोर्टर भी हैं, जनता के बीच जाती हैं, जनता से बात करती हैं। क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, जो कल हमने ड्रामा देखा, पीलीभीत को लेकर, वरुण गांधी को लेकर बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि वरुण गांधी का आगे का प्लान क्या होगा। भले वो कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन देखिए, राजनीति में हर किसी को अपना एक पद चाहिए होता है। और वहीं अगर रामपुर की बात की जाए तो अखिलेश यादव कहे कि सपा के 2 कैंडिडेट खड़े हैं मैदान में, क्या कहेंगी? देखिए कामनी जी, सबसे पहले आपने पीलीभीत की बात करी, तो पीलीभीत को की अगर बात की जाए तो वो गांधी का एक वो गढ़ कहा जाता है, जहाँ लंबे अरसे से मेनका गांधी वहाँ पर सत्ता संभाली हुई थी और उसके बाद 2 साल वरुण गांधी ने संभाली। अब वरुण गांधी को टिकट ना देकर के जितिन प्रसाद को टिकट देना, वरुण गांधी का भी हाल ही में जिस तरीके से उनका भावपूर्ण एक संदेश, मैसेज उन्होंने वहाँ की जनता के लिए दिया है, वो भी सबने पढ़ा देखा। देखिए, बीजेपी जिस समीकरण पर काम करती है, वो समीकरण एक ये एजेंडा है कि आप आने वाले वक्त में जनता के लिए जो बेहतर लगेगा उसको उतारती है, वो चेहरे पर काम नहीं करती। वो कहते हैं ना, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। विपक्ष की जहाँ सोच खत्म होती है, बीजेपी की सोच वहाँ से शुरू होती है। रही बात आपने रामपुर की करी और मुरादाबाद का भी हम लोग ने कल जिस तरीके से आपने कहा देखने को मिला था, देखिए वो सीट सपा के लिए बहुत ही खास सीट मानी जाती है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आजम खान को लेकर के चर्चाएँ थी, लेकिन अब यहाँ पर जो नाम सामने आ रहे हैं उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ यहाँ पर
पर फेरबदल देखने को मिलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का ये दावा कि 80 सीटें यूपी की हमारी, तो यकीनन हमें ये देखना होगा कि अखिलेश यादव के गढ़ में कौन कौन सी ऐसी वो सीट है जिन पर वो जीत हासिल कर सकते हैं। देखिए, रामपुर हो गया, इटावा हो गया, मैनपुरी हो गई, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर इनकी धाक जमती हुई दिखती है। लेकिन अगर 2019 का समीकरण देखें तो 64 सीटें साफ तौर पर बीजेपी के खेमे में आई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए बिल्कुल कि जिस तरीके से अभी आस्था ने भी कहा है कि जो सपा है उसकी जो हाई प्रोफाइल सीटें हैं वहीं वो फंसती हुई दिखती है। और होली के टाइम में अगर हम कहें कि होली के दिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, यादव परिवार ने सैफई में जाकर, नेताजी के गढ़ में जाकर वहाँ पे उन लोगों ने होली मनाई और 5 सीटों के लिए भावुक तरीके से जनता से वोट मांगने की कोशिश की। क्या लगता है रामपुर में क्या होने वाला है, क्योंकि 2-2 सपा के कैंडिडेट, आज तो खैर उन पर्चों को लेकर भी चेक किया जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, किसी एक का तो पत्ता कटना तय है। क्या लगता है आपको? देखिए, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है फिलहाल आजम खान के ऊपर ही तलवार चलाई जाएगी, क्योंकि आजम खान की इधर बीच अखिलेश यादव से ठीक से बन भी नहीं रही है। पिछली दफ़ा जब हमने देखा आजम खान से मिलने, आप जब ये कह रहे तो मैं आपको रोकना चाहूँगी, क्योंकि आजम खान वो हैं जो जेल में हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि मेरी सीट जो है उससे आप लड़िए और किसी और कोई कैंडिडेट नहीं होना चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव उनसे भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक तो खफा चल रहा है। पिछली दफ़ा जब अखिलेश यादव उनसे सीतापुर जेल मिलने पहुंचे थे तो उनके पास एक ही व्यक्ति बचा था जिससे वो मिल सकते थे जेल मैनुअल के हिसाब से। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने वकील से मिलना पसंद करूंगा बजाय कि अखिलेश यादव के। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है जिस हिसाब से, क्योंकि रुचि वीरा को वहाँ से फाइनल किया गया, मुरादाबाद से स्टेशन का पता कट गया, तो हो सकता है आजम खान के कैंडिडेट को ही फाइनल किया जाए। या ये भी हो सकता है कि जिस हिसाब से मनाने के लिए भेजा था अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को, आजम खान को मनाने के लिए, तो हो सकता है अखिलेश यादव के पसंद का कैंडिडेट आए। कोई कुछ भी कहना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। देखिए, लेकिन जिस तरीके से रामपुर की जनता की बात की जाए तो वो लोग आजम खान से कहते हैं कि उनका वो दिखता है कि उनका वो दिल से दिल का रिश्ता है, और वो उस चीज़ को की पीड़ा भी दिखती है उन्हें कि उनका आजम खान जो है वो जेल में है। तो ऐसे में जब अगर सपा में ही अगर कैंडिडेट के लिए, भले ही अगर अखिलेश यादव के कैंडिडेट को जिस तरीके से उन्हें वैध करार दिया जाता है, लेकिन इसके बाद भी ये है कि वहाँ की जनता क्या उनका साथ देगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजम खान का क्या है कि जुड़ाव रहा है हमेशा से, उनकी जन्म और कर्मभूमि रामपुर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे क्या लगता है कि अगर आप कोई भी तीसरा कैंडिडेट बाहर से लाके रामपुर में डालते हैं तो उसका सपा के अंदर ही बहुत विरोध होगा, क्योंकि जिस हिसाब से आजम खान की पैठ रही है, जिस हिसाब से आजम खान की पकड़ रही है, वो बहुत हद तक और बहुत ज़्यादा रही है। तो बहुत मुश्किल है कि आजम खान के खिलाफ किसी कैंडिडेट को सपा ही उतार पाए, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। देखिए, चुनाव में बेहद कम समय बचा हुआ है, हर राजनीतिक पार्टी, हर नेता मैदान में है। वहीं जो अखिलेश यादव हैं, समाजवादी पार्टी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस है, तमाम ये विपक्षी नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाए दिखते हैं, वही अपने ही नेताओं को मना नहीं पाते हैं। वो लगातार आपस में ही लड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में फिर सवाल है कि ये नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे को कैसे इस 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा एक तरीके से केंद्र की सत्ता में आने से रोक सकते हैं। तन्मय, क्या कहेंगे कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष गठबंधन करता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकना है, उसके लिए कुछ भी करेंगे बोलते हैं, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं। रामपुर का ही आप ड्रामा देख लीजिए, कल जो हमने देखा, रामपुर का भी और मुरादाबाद का भी, दोनों जगह मतलब 2-2 प्रत्याशी उतारे थे सपा ने। तो कहीं ना कहीं इसमें सपा खुद टूटती नजर आ रही है, उनमें खुद में ही एकता नहीं है। तो वो गठबंधन को कैसे स्ट्रॉन्ग कर पाएगी और वो मोदी से कैसे लड़ पाएगी अकेले, आप खुद बताओ। क्या लगता है आपको ये जो अखिलेश यादव 80 लोकसभा की जो यूपी की सीटें हैं 80 की 80 जीतने का दावा करते हैं, क्या लगता है कितनी जीतेंगे? कुछ अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि देखिए, आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, आप सोशल मीडिया पे जो आम जनता है जिनके पास रिपोर्टर भी नहीं पहुंच पाते, उन्हें भी आप देखते रहते हैं, रोज ट्रेंड करते रहते हैं, क्या कहेंगे? पहले रामपुर में थोड़ा सा लग रहा था एक सीट आ जाएगी, पर अब तो वो भी नहीं लग रही है। 80 की 80 बीजेपी के खाते में है। 80 की 80, ये भी अपने आप में एक बड़ा बयान है। जो सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं वो भी लगातार कह रहे हैं। हालांकि जो जनता है पूरी की पूरी सोशल मीडिया पर नहीं है, ट्रेंडिंग जो है वो चीज़ अलग है, लेकिन जनता के बीच जो काम है वो अलग है। वहीं रामपुर और पीलीभीत में जनता बीजेपी का साथ देगी, सपा का साथ देगी, अखिलेश यादव का साथ देगी, आजम खान का साथ देगी, या फिर वरुण गांधी के लिए कुछ नया होने वाला है। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।